नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। आज की बड़ी खबरें हम बात कर रहे हैं कि आखिर किसको कौन सा मंत्रालय मिला। ये आपको हम लगातार पिछले 2 घंटे से बता रहे हैं, लेकिन अब इसके फाइन प्रिंट की बात करने वाले हैं। हम ये बताने वाले हैं कि किसी को कौन सा मंत्रालय मिला है, कौन रिपीट कर रहा है, कौन ऐसा है जिसका मंत्रालय जो है वो बदल दिया गया है, किसको क्या जिम्मेदारी के साथ क्या उसके सामने चुनौती होगी। ये पूरी डिटेल अब फिक्र आपकी में आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बात आपकी फिक्र की है, बात प्रधानमंत्री मोदी के उस विजन की है जिसमें वो भारत को विकसित भारत के तौर पर देख रहे हैं। तो उस कड़ी में ये क्या कंटिन्यूटी है या डिसरप्शन है या क्या है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। सीसीएस के सभी मंत्री रिपीट किए गए। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव को 3 मंत्रालयों की जिम्मेदारी। बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी का मंत्रियों को निर्देश, बेवजह बयानबाजी ना करें, प्रवचन देने से बचें। पीएम मोदी ने कहा मंत्रालय से संबंधित विषयों पर जरूरी हो तभी बोलें। प्रधानमंत्री ने कहा समय से मंत्रालय पहुंचे, अपने एमओएस को भी फाइल भेजें। पीएम ने कहा इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी की नई कैबिनेट के 2 बड़े फैसले। आज पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे 3 करोड़ नए घर। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी हो गई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व पीएम को फोन किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा से बात की। पीएम ने तीसरे कार्यकाल के लिए आशीर्वाद मांगा। बड़ी खबर आ रही है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। मणिपुर 1 वर्ष से शांति की राह देख रहा है। मोहन भागवत ने कहा चुनाव के आवेश से मुक्त होकर देश की समस्याओं पर विचार करना होगा। मोहन भागवत ने कहा सब मत सही, दूसरों के मत का भी सम्मान हो, यह कहा मोहन भागवत ने। और बड़ी खबर, मंत्रालयों के बंटवारे। आप सांसद संजय सिंह का तंज, इस बार घटक दलों के हिस्से कुछ खास नहीं आया। संजय सिंह ने कहा मंत्रालय बंटवारे में घटक दलों की बेइज्जती हुई है, संजय सिंह ने आरोप लगाया। और आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। पार्टी मुख्यालय खाली करने की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 15 जून तक की डेडलाइन तय की थी। और छत्तीसगढ़ की बलौदा बाजार हिंसा में डीजीपी तलब, मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने डीजीपी को तलब किया है। उग्र भीड़ ने कलेक्टर दफ्तर में तोड़फोड़ की है, आगजनी की थी। और गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी का आभार जताया। फिर से गृह मंत्रालय की कमान सौंपने पर आभार जताया। पीएम मोदी के सुरक्षित भारत के विजन को जारी रखेंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। अब आपको बताते हैं कि कर्टन रेजर में आज कौन कौन सी खबरें जो आपके लिए देखना जरूरी है। देखिए, कुछ चीजों का अंदाजा आपको लग गया होगा ब्रेकिंग न्यूज से, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं जिनके लिए आपको ये फिक्र आपकी देखना जरूरी है। पहली खबर, तस्वीर देखिए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और इसका क्या मतलब है, ये कहां ट्रांसलेट हो रहा है? ज्यादातर मंत्रालय पुराने मंत्रियों के पास ही रहेंगे। बड़े मंत्रालयों की अगर बात की जाए, मोदी का विजन 2047, और उस कड़ी में इस डेवलपमेंट को क्या कहेंगे, ये हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर, विभागों के बंटवारे से पहले ही एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी। देश हित में 2 बड़े फैसले क्या लिए हैं, आपको देखना जरूरी है। तीसरी बड़ी खबर, स्टेट डिनर में पीएम मोदी के मेहमान मालदीव के राष्ट्रपति। दिल्ली की तस्वीर देखकर बीजिंग की टेंशन कैसे बढ़ गई है। चौथी खबर, रियासी में श्रद्धालुओं पर गोली चलाने वाला कायर आतंकिस्तान, मास्टरमाइंड आतंकी हमजा से बदला कब होगा। पांचवी खबर, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 1971 की जंग जैसा सरेंडर किया। T20 में हार के बाद 1971 ट्रेंडिंग क्यों है। इस सब के बीच में अब आपको बताते हैं, फिक्र आपकी की शुरुआत मोदी 3.0 की कैबिनेट से करते हैं। शपथ ग्रहण के करीब 23.5 घंटे के अंदर, 23.5 घंटे के बाद 24 घंटे के अंदर मोदी 3.0 में मंत्री पद का बंटवारा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की कोर टीम में कोई बदलाव नहीं दिखाई देता। सबसे पहले आपको पीएम मोदी की सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो टीम है उससे परिचय कराते हैं। ध्यान से देखिए, अब यहां पर फेसेस देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना इस सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वाली टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। यहां पर देखिए, पिछली बार की तरह इस बार अमित शाह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फिर जयशंकर पिछली बार की तरह इस बार भी विदेश मंत्री, वित्त मंत्रालय पीएम ने एक बार फिर निर्मला सीतारमण पर भरोसा जताया, यानी ये इंटैक्ट है। अब मोदी 3.0 में सीसीएस के अलावा कुछ और मंत्री हैं जिनके विभाग में इस बार
कोई बदलाव नहीं हुआ है। ध्यान से देखिए, ये नितिन गडकरी तीसरी बार सड़क परिवहन मंत्रालय उनको मिला है, तीसरी बार। पिछली 2 सरकारों में भी वो यही विभाग संभाल रहे थे, बल्कि मैं आपसे कह रहा हूं तीसरी बार। वाणिज्य मंत्रालय के लिए एक बार फिर से पीयूष गोयल पर भरोसा जताया है। ये विजन है 2047 का, इसलिए 3 किरदार बड़े जरूरी हैं। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय मिला, शिक्षा मंत्रालय, पहले भी वो ये मंत्रालय संभाल चुके हैं। अब आगे की कहानी, मोदी 3.0 में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इन 4 मुख्यमंत्रियों को क्या क्या मिला ये देखते हैं। नंबर 1, 4 पूर्व मुख्यमंत्री, आई स्टैंड करेक्टेड, ध्यान से देखिए। नंबर 1 शिवराज सिंह चौहान, अब इनकी तारीफ हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी तारीफ हो चुकी है पहले भी। कृषि विभाग को जिस तरीके से समझाया, कृषि मंत्रालय इनको दिया गया है, साथ ही पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। बहुत तजुर्बा है, बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। जाहिर तौर पर रूरल इंडिया, जहां पर वोट बैंक बीजेपी का कम हुआ है, इनका किरदार बहुत बड़ा होगा। अब आप सबकी दिलचस्पी होगी, क्या होगा मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा और आवास और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज ही प्रधानमंत्री ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। आपको बताया 3 करोड़ घरों की हमने ब्रेकिंग न्यूज में जानकारी दी, लेकिन बड़ा रोचक होगा किस तरीके से अभी जो नेता चुनाव हारे हैं, सांसद, उनको घर छोड़ना होगा। जो नए घर मिलेंगे उन सब में अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री को बेचारा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। खैर, एच डी कुमार स्वामी, कर्नाटक के एच डी कुमार स्वामी के जो है उनको भारी उद्योग और इस्पात मंत्री बनाया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर जितिन राम मांझी की बात की जाए, लघु और मध्यम उद्योग जितिन राम मांझी को दिया गया। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरी बार की मोदी सरकार में घटक दलों का भी मंत्रालय बंटवारे में ख्याल रखा गया है। और यहां पर जो लोग बोल रहे थे कि क्या लेसन होंगे, वाजपेयी जी से लिए जाएंगे, वो सब अब जरा ध्यान से देखिए बात, क्योंकि अगर सक्सेसफुल कोalition पॉलिटिक्स अगर किसी ने की है तो उसमें वाजपेयी जी का नाम इस देश में सबसे ऊपर आता है। ध्यान से देखिए। अब मैं आपको बता रहा हूं टीडीपी की बात। टीडीपी के जो सांसद हैं राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय। टीडीपी कोटे से दूसरे मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी को ग्रामीण विकास के साथ संचार राज्य मंत्री बनाया गया, यानी एक कैबिनेट एक राज्य मंत्री। दूसरा, जेडीयू सांसद लल्लन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन एवं डेयरी विभाग मिला। इसमें बड़ा काम किया गया था अगर मोदी सरकार की बात की जाए। इसी पार्टी के रामनाथ ठाकुर को कृषि राज्य मंत्री एवं किसान कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। एलजेपी के रामविलास पासवान गुट के चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण दिया गया है। यह विभाग उनके पिता रामविलास पासवान भी संभाल चुके हैं। उनके बाद चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के पास भी यह विभाग चला गया था। इसके बाद उनको युवा और खेल वो मंत्रालय भी दिया गया है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आपको उन मंत्रियों के बारे में बताते हैं जिनके मंत्रालय बदल दिए गए हैं या जिनको नया विभाग मिला है। नए चैलेंजेस, नई ऊर्जा, एकदम नया चीजें देखेंगे। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। पहले भी वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उनकी तारीफ हुई थी उनके इस रोल में अगर 2019 की बात की जाए। इसके अलावा रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी उनको मिला है। पिछली सरकार में स्वास्थ्य विभाग मनसुख मांडविया के पास था। अब अश्विनी वैष्णव को रेल के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला है। पिछली बार सूचना प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर को दिया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को टेलीकॉम और नॉर्थ ईस्ट के विकास का विभाग भी मिला है, यानी 2 मंत्रालयों को जिम्मेदारी दी गई है। पिछली बार वो नागरिक उड्डयन मंत्री थे, इस बार नागरिक उड्डयन टीडीपी के खाते में गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत इस बार संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय संभाल रहे। पिछली बार वो जल शक्ति मंत्री थे, इस बार ये डिपार्टमेंट सीआर पाटिल को दिया गया है। कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह को मिला है। पहले यह विभाग स्मृति ईरानी के पास था, इस बार स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो यहां पर हमने देखा। अब एक दिलचस्प जानकारी आपके सामने रखते हैं, ध्यान से देखिए। 2014 की मोदी सरकार में शपथ ग्रहण के 15 घंटे 30 मिनट बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया गया। 2019 में शपथ ग्रहण के करीब 18 घंटे बाद मंत्रियों के विभागों का जो है वो बंटवारा किया गया, जिम्मेदारी सौंपी गई। अब 2024 में मोदी 3.0 में शपथ ग्रहण के करीब 23 घंटे 30 मिनट, 23.5 घंटे के बाद मंत्रियों के बीच जो विभागों का बंटवारा किया गया। ये एक डेटा है, अच्छा है, आपसे सोचा हम लोगों ने शेयर करें। लेकिन मोदी 3.0 की बड़ी बात है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन को लॉक कर लीजिए, शेयर करिएगा, ध्यान से देखिए, बड़ी बात है। क्यों? नंबर 1, पहला फैक्ट, राजनाथ सिंह अमित शाह के मंत्रालय नहीं बदले गए हैं। सेफ हैंड्स, स्टडी हैंड्स।
जयशंकर, निर्मला सीतारमण के मंत्रालय भी नहीं बदले गए। यानी जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, कुछ बड़े बड़े मुद्दों पर लेकर जो विजन स्टेटमेंट है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। नितिन गडकरी का मंत्रालय भी नहीं बदला गया। अब पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय भी नहीं बदले गए। शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ गया है। दो मंत्रालय देखेंगे और उनका बैकग्राउंड है उसके लिहाज से देखें तो अभी तक वो एक परफॉर्मिंग रहे उस डिपार्टमेंट में जहां पर एज अ मुख्यमंत्री वहां पर उनको मंत्रालय दिया गया है। मनोहर लाल का कद भी बड़ा है, दो मंत्रालय का उनको जिम्मा दिया गया है। अश्विनी वैष्णव का कद, अगर उनकी बात की जाए, उनका कद बड़ा है, 3 अहम मंत्रालय उनको मिले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास भी 2 मंत्रालय की जिम्मेदारी है। किरण रिजिजू के पास भी 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। मनसुख मांडविया भी अब 2 मंत्रालय संभालेंगे। जेडीयू के ललन सिंह के पास 3 मंत्रालय का जिम्मा है। मैं चिराग पासवान, जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से उसको आगे लेकर जाएंगे और यकीनन आने वाले दिनों में देश के विकास में इस विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। तो उनकी जो विजनरी सोच है, मेरे संसदीय क्षेत्र में जब मैं विधायक था तभी स्वयं खुद उनका आना हुआ है, तो अपने आप में मुझे अच्छा लगा कि मेरे को ये बहुत इम्पोर्टेंट मंत्रालय है। हर गांव को, हर क्षेत्र को, हर स्टेट को, पूरे देश को जोड़ने का काम है। मोदी जी ने बिल्कुल जैम्बो कैबिनेट बनाया है कि वो सबको संतुष्ट करना चाहते हैं। उनको इस बात का डर है कि जो उनके सहयोगी है या जो उनके गठबंधन के लोग हैं वो उनको संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं सतीश चंद्र दुबे। सौभाग्य की बात है कि राष्ट्र नायक आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य मिला है। जो भी विभाग मिला है उसमें बखूबी बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। मैं ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने हम पर विश्वास दिया है, उन्होंने हमें सहायता दिया है और हम चाहते हैं कि अब अगले 5 साल जो प्रगति और विकास का वादा हमने इनको दिया था वो पूरा करके उनके हाथ में दे और हर एक व्यक्ति के ओटों पर मुस्कुराहट लेके आए। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। फाइल्स हैं, टैब है और वो टैब का हाईटेक पेन है उनके पास, टैब या आईपैड आप जो भी कहना चाहें। दिस मैन मीन्स बिजनेस। शुरुआत हो चुकी है काम की और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने पीएमओ को लेकर आज क्या डेफिनेशन दी, पीएमओ का जो रोल है उसको लेकर क्या क्या बताया। यह खास तौर पर जानना जरूरी है कि पीएमओ के जितने भी लोग हैं उनको उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग और बहुत ही विजनरी एक स्टेटमेंट जो दिया है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं आज, जिनको आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ देखा था। आनंद और अमोद मेरे साथ दोनों हैं। आप दोनों का स्वागत है। लॉन्ग डे फॉर यू एंड मेनी मोर लॉन्ग डेज फॉर यू, लेकिन एक्सीलेंट वर्क। शुरुआत में अमोद जी से करना चाहूंगा। अमोद जी, सबसे पहले मुझे बताइए, अभी तक जो हमारे सामने जो चीजें आई हैं मंत्रालय को लेकर, क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि जो विजन 2047 है उसमें कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, वो वैसे ही बढ़ रहे हैं? निश्चित तौर पे देखिए, आप जो कह रहे हैं उसी दिशा में पूरी कवायद हुई है और प्रधानमंत्री जो विकसित भारत की एक संकल्पना लेकर चल रहे हैं, मिशन 2047, उसके तरफ ही बढ़ रहे हैं और अपनी पुरानी टीम पर ही उनको विश्वास है। इसमें जो नए सदस्य जुड़े हैं उनको भी उन्होंने मंत्रालय दिया है, जो बहुत सोच समझ कर दिया है। 30 लोगों को जो कैबिनेट मंत्री है, मंत्रालय है, 29 लोग उसमें हैं, उसमें 5 लोग इस बार एनडीए घटक दल के हैं और बाकी के 24 बीजेपी के हैं।
5 जो एनडीए घटक के लोग हैं उसमें ललन सिंह हो गए, 3 बिहार से हैं, ललन सिंह हो गए, जीतन राम मांझी हो गए और चिराग पासवान हो गए। उसके अलावा एचडी देवगौड़ा हैं और सॉरी माफ़ कीजिएगा कुमारस्वामी हैं, और इसके अलावा एक और मंत्रालय गया है। वो 5 मंत्रालय निश्चित तौर पे जो ठोक ठिठा के दिया गया है कि कौन मंत्री किस काम को बेहतर कर सकता है। बीजेपी में जो लोग पहले से काम करते रहे हैं वो तो पहले से आजमाए हुए लोग हैं, लेकिन नए भी जो मंत्रालय दिए गए हैं बिल्कुल चुन कर दिए गए हैं। और थोड़ा सा आपको रोकूंगा, समय की थोड़ा कमी है। आनंद, एक शार्प रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। एलाइज को जो पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वो करते वक्त किन किन चीजों का, किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखा गया? क्या कुछ डिटेलिंग आपके पास आ रही है? हालांकि ये चीजें बड़ी मुश्किल से बाहर आती हैं, लेकिन क्या क्या जानकारी आपके पास आ रही है? देखिए, एलाइज को जो पोर्टफोलियो दिए गए हैं उसमें जो मोदी 1 और मोदी 2 में जो पोर्टफोलियो दिए गए थे एलाइज को, वही पोर्टफोलियो मोदी 3 में भी दिए गए हैं। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनाया गया चिराग पासवान को, मोदी 2 में ये उनके चाचा, और एलाइज जो है वो पशुपति कुमार पारस के पास था। मोदी 1 में टीडीपी के पास था सिविल एविएशन, और ऐसे जो एलाइज को पहले मोदी 1 और मोदी 2 में देकर वही इस बार रखा गया। और एक बात ध्यान रखी गई एक पोर्टफोलियो अलॉटमेंट में कि जो आर्थिक सुधार की जो निरंतरता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो निरंतरता है वो निरंतरता जो है वो बनी रहे। इसके साथ साथ ये भी कोशिश की गई है कि नीतियों का जो स्थायित्व है वो भी बना रहे। यही वजह है कि अगर मैं आनंद, मैं माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, समय की थोड़ा कमी है, लेकिन एक चीज अगर मैं समराइज करूं हमारे जितने भी दर्शक हैं, मोदी 3.0 का मतलब है विजन की कंटिन्यूटी, ना कि डिसरप्शन। रिजल्ट कैसा भी हो, लेकिन ये डिसरप्शन वाले ये कैबिनेट नहीं है, ये कंटिन्यूटी वाला कैबिनेट है, सीधे आइए और इंप्रोवाइजेशन का कैबिनेट है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 16 घंटे बाद नरेंद्र मोदी ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। ये तस्वीरें देखिए आप जरा, ये पीएमओ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले दिन कुछ निर्णय भी लिए गए। इन फैसलों पर बात करने से पहले आपको बता दें कि इस बार प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या परिवर्तन दिखा है। 2014 से लेकर 2024 तक पीएमओ में क्या कुछ बदला है, यह रिपोर्ट देखें आप पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दफ्तर में आज सुबह कुछ इस अंदाज में स्वागत हुआ। सबको नमस्कार करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे और दोनों तरफ कतार में खड़े पीएमओ कर्मी तालियों से उनका वेलकम कर रहे थे। पीएम मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी थे। प्रधानमंत्री ने आज न सिर्फ कार्यभार संभाला बल्कि पीएमओ कर्मचारियों को संबोधित भी किया। पीएमओ सत्ता केंद्र बने। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास पीएमओ को सेवा का अधिष्ठान और पीपल्स पीएमओ बनाने का रहा है। मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए आपने मार्क किया होगा, और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना, हमने इसको एक कैटलिक एजेंट के रूप में ही डेवलप करने की कोशिश की है। इस बार खास बात यह थी कि प्रधानमंत्री के ऑफिस में कई बदलाव दिखे। पीएम का ऑफिस पूरा हाईटेक हो चुका है। कागजी औपचारिकता के साथ वो टैबलेट पर डिजिटल वर्क करते दिखे। बाईं तरफ की दीवार पर बड़ी एलईडी स्क्रीन नजर आई तो दाईं ओर पीछे की तरफ गणेश की मूर्ति रखी दिखी। टेबल पर विवेकानंद की तस्वीर वाला पेपर वेट नजर आया। पीछे 2 बड़े बड़े तिरंगे लगे हैं। इन बदलावों को समझने के लिए हमें 2014 और 2019 की तस्वीर भी देखनी होगी। 2014, 2019 और 2024 की ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री कार्यालय कितना डिजिटल हो चुका है। दफ्तर वही है, बस काम करने का तरीका बदल चुका है। 27 मई 2014 साउथ ब्लॉक में वो पहली बार अधिकारियों के साथ कार्यभार संभालने पहुंचे थे। दफ्तर के अंदर उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया था। कुर्सी पर बैठने के बाद फाइल पढ़ी और फिर पेन से उस पर साइन कर कुछ निर्देश दिए। उनको भेज देना जी। बात उसके रेलवे बोर्ड के मेंबर ऑलरेडी वहाँ पर हैं,
दूसरी बार 2019 में जब वो जीते तो 31 मई को पदभार संभाला। 2014 में जहां गांधी की फोटो रखी थी, वहां इस बार महात्मा गांधी की छोटी सी प्रतिमा थी। उनके ठीक बगल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मूर्ति थी। कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने दोनों को नमन किया, उन पर पुष्प अर्पित किए, फिर कुर्सी संभाली और फाइलों पर पेन से दस्तखत किया। इस बार दफ्तर वही, टेबल वही, कुर्सी वही और प्रधानमंत्री भी वही, लेकिन सब कुछ पहले से हाईटेक हो चुका है। बैकग्राउंड भी बदल चुका है और कार्यालय में काम करने का तरीका भी डिजिटल हो चुका है। शपथ के 16 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पद संभालते ही पहली फाइल पर साइन किया और किसानों से जुड़ा बड़ा फैसला ले लिया है। पीएम ने किसान सम्मान निधि से जुड़ी फाइल पर साइन किए। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिससे देश के करीब 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने अपने इन फैसलों की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने लिखा है कि यह सौभाग्य की बात है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहला काम किसानों के लिए ही करने का अवसर मिला है। आने वाला समय में हम किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। आज शाम मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले घर का वादा पूरा किया गया। इस बैठक में 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने की सहायता देने का निर्णय लिया गया। बीजेपी के संकल्प पत्र में इसका जिक्र था, जिसे पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा किया गया। इस योजना के तहत पिछले 10 साल में गरीब परिवारों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। यानी सुबह किसान और शाम को मध्यम वर्ग और गरीब कल्याण जैसे 2 बड़े फैसलों को एक ही दिन में हरी झंडी दे दी गई है। पीएम मोदी ने मंत्रियों को यह भी निर्देश दिया है कि वो बेवजह की बयानबाजी और प्रवचन देने से बचें। प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होगी, लेकिन इस बीच देश में नई सरकार बनने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की पहली प्रतिक्रिया आ चुकी है। मोहन भागवत ने कहा कि पिछले 10 साल में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, पूरी दुनिया में भारत की पहचान बनी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। मणिपुर 1 वर्ष से शांति की राह देख रहा है। चुनाव के आवेश से मुक्त होकर देश की समस्याओं पर विचार करना होगा। इसके अलावा उन्होंने चुनाव लड़ने के दौरान आधुनिक तकनीक के गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाया। कहा कि चुनाव लड़ने में एक मर्यादा होती है, जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए था। मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस के सम्मेलन को संबोधित करते हुए बातें कही कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई, एनडीए की। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आर्थिक हमारी स्थिति, आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है, समस्याओं से राहत लेनी है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो एक चीज साफ है, वो ये है कि संघ ने साफ कर दिया है कि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और अब उन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को आगे बढ़ते रहना होगा। कैबिनेट का पहला फैसला लिया जा चुका है, मगर मोदी 3.0 के 3 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने कल शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल राष्ट्रपति भवन में 71 सांसदों ने शपथ ली। देश भर में पीएम मोदी की कैबिनेट के मंत्रियों की खूब चर्चा हो रही है। उनमें से 3 मंत्री वायरल हो रहे हैं जबरदस्त। पहले हैं केरल के त्रिचूर से पहली बार बीजेपी का खाता खोलने वाले सांसद सुरेश गोपी। दूसरा नाम है गुंटूर से सांसद चंद्रशेखर पेमासानी, जो अपनी अरबों की संपत्ति के लिए वायरल है। और तीसरा नाम है धार मऊ से जीतकर संसद पहुंचने वाली आदिवासी महिला मंत्री
तीनों को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, ये रिपोर्ट देखें। I, सुरेश गोपी। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में त्रिशूर से बीजेपी सांसद सुरेश गोपी को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बल्कि उनकी बदौलत केरल में बीजेपी का पहली बार खाता खुला है। सुरेश गोपी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं। अब तक 250 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। 7 साल की उम्र से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। फिल्म कलियत्तम के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। 2019 में बीजेपी से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। लेकिन शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद सुरेश गोपी को लेकर खबर वायरल होने लगी कि वो मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देना चाहते हैं। दावा किया गया कि वो मंत्री नहीं बनना चाहते, बल्कि एक सांसद के रूप में काम करेंगे और वो एक्टिंग नहीं छोड़ सकते। लेकिन सुरेश गोपी ने खुद इसका खंडन किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म गलत खबर फैला रहे हैं कि मैं मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने जा रहा हूं। ये पूरी तरह गलत है। मोदी जी के नेतृत्व में हम केरल के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैसे सच्चाई यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान सुरेश गोपी का मुख्य चुनावी मुद्दा यही था, त्रिशूर के लिए एक केंद्रीय मंत्री, मोदी की गारंटी। वैसे इस साल की शुरुआत में ही पीएम मोदी सुरेश गोपी की बेटी भाग्या सुरेश की शादी में शामिल हुए। तब पीएम ने केरल की पारंपरिक पोशाक मुंडू और वेष्टी पहनी थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। और अब सुरेश गोपी मोदी सरकार में मंत्री बन चुके हैं। मोदी 3.0 के दूसरे वायरल मंत्री हैं अरबों की अकूत संपत्ति के मालिक चंद्रशेखर पेम्मासानी। टीडीपी कोटे से मंत्री बनने वाले चंद्रशेखर क्यों सोशल मीडिया में सुर्खियों पर बने हुए हैं, ये रिपोर्ट देखें। I, डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर। अपने विरोधी को 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर चंद्रशेखर पेम्मासानी टीडीपी के टिकट पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सांसद बने हैं और मोदी सरकार में राज्य मंत्री की शपथ ली है। ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म यू वर्ल्ड के फाउंडर और सीईओ हैं। 5,705 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। 1999 में एनटीआर यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई की। 2005 में पेंसिल्वेनिया से इंटरनेशनल मेडिसिन में एमबीबीएस किया। विदेश में रहने के बावजूद गुंटूर से लगातार संपर्क में रहे। बहुत पहले से टीडीपी के कार्यक्रमों में सक्रिय रहे हैं। Prime Minister ji, he spoke how to behave because every small thing that we do, people would be observing and develop a 100-day action plan and also try to stick around the area. मोदी सरकार में चंद्रशेखर पेम्मासानी सबसे अमीर मंत्री के तौर पर वायरल है। न सिर्फ वो मर्सिडीज, टेस्ला और रोल्स रॉयस जैसी कई लग्जरी कारों के मालिक हैं, बल्कि वो 100 से ज्यादा कंपनियों में निवेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में नारी शक्ति की ताकत भी देखने को मिली है। कल 7 महिला सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें सावित्री ठाकुर का नाम वायरल है। एक आदिवासी महिला ने इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल कर लिया, आपको जरूर देखना चाहिए। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि 9 जून को मध्य प्रदेश के धार महू से सांसद के तौर पर चुनी गई सावित्री ठाकुर ने मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री पद की शपथ ली। एक आदिवासी महिला के लिए गांव की गलियों से लेकर संसद तक का सफर देश की लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। सावित्री ठाकुर राजनीति में आने वाली अपने परिवार की प्रथम महिला हैं। उनके पिता वन विभाग से रिटायर तो पति किसान हैं। इस चुनाव में सावित्री ठाकुर को करीब 8 लाख वोट मिले। सावित्री ठाकुर ने 12वीं तक पढ़ाई की है। सावित्री ठाकुर की कुल कमाई करीब 5,70,000 है। सावित्री ठाकुर का जीवन संघर्षों में गुजरा है। शादी के बाद घर का खर्च चलाने के लिए उन्होंने धार में एसटीडी पीसीओ बूथ खोला, फिर एक एनजीओ में भी काम किया। आदिवासी इलाके में सस्ती दवाओं के लिए एक फ्रेंचाइजी भी ली। सावित्री ठाकुर का संघर्ष एक प्रेरणा है और उनके मंत्री बनने का अंदेशा तभी हो गया था जब प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मई को उनके संघर्षों में जीत का इतिहास दर्ज कराने के कारण उन्हें प्रशंसा पत्र दिया था। ये तीनों कहानियां बताती हैं कि दुनिया में अगर कहीं लोकतंत्र की खूबसूरती आपको देखनी है तो वो भारत है। सोचिए जरा, पूरी दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया में हर जगह चुनाव कहीं ना कहीं हो रहे हैं और भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसमें अलग अलग रंग हैं, अलग अलग फ्लेवर्स हैं।
मंत्रिमंडल बंटवारे और मंत्रियों के साथ दिल्ली में यूपी भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां इस बार बीजेपी की बड़ी हार हुई है। आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए। तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। सुबह सबसे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी। अमित शाह के साथ मुलाकात की फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। हर एक के चेहरे पर खुशी है। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा योगी आदित्यनाथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले। इन मंत्रियों के साथ यूपी के सीएम की मुलाकात को शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है। आपको बता दें कि 2019 में यूपी में बीजेपी को 80 सीटों में से 62 सीटें मिली थी, जबकि इस बार 33 ही जीत पाई। यानी अकेले यूपी में पार्टी को 29 सीटों का नुकसान हुआ है, जिसे लेकर लखनऊ से दिल्ली तक मंथन और मीटिंग का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार शपथ से पाकिस्तान की बेचैनी जो है वो बढ़ गई है। उसके आतंकी संगठन नापाक हरकतों पर उतारू हैं। इस वजह से कल से ही ऑल आइज ऑन रियासी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। जम्मू के रियासी में पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस को टारगेट किया है। अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 9 लोग मारे गए, 33 घायल हुए। इसके बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है और यकीन मानिए पाकिस्तान में खौफ भी होगा। दर्शन करके वापस आ रहे थे हम, बस अचानक जो है बीच रोड पे एक आतंकवादी आया और फायरिंग करना शुरू कर दिया था। सब लोग चिल्लाने लगे कि झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। तो हम लोग सब लोग नीचे झुक गए, कुछ भी नहीं देख पाए। सिर्फ इतना पता है कि हमारी गाड़ी में कुछ फायरिंग सी हुई। सुना आपने, रियासी आतंकी हमले में घायल चश्मदीदों ने क्या बताया। आंखों देखा हाल यही है कि पाकिस्तान के कायर आतंकियों ने निहत्थे भक्तों की बस पर छिपकर हमला किया, अंधाधुंध गोलियां चलाई। पाकिस्तान से सिग्नल मिलते ही श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पर 40 राउंड गोलियां दागी। ऊपर से तकरीबन ये 150 मीटर है, उससे नीचे जो है गहरी खाई में ये बस गिरती है। ये देखिए बुलेट के निशान जो है वो साफ तौर पे आप इस बस पे देख सकते हैं। जम्मू के रियासी में यह आतंकी हमला रविवार को हुआ। जिस बस को निशाना बनाया गया उसमें श्रद्धालु मौजूद थे। ये सारे श्रद्धालु वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए कटरा जा रहे थे। श्रद्धालुओं से भरी ये बस शिवखोड़ी से कटरा के लिए निकली थी। 53 सीटर इस बस में ज्यादातर यूपी, बिहार और राजस्थान के लोग मौजूद थे। बस जैसे ही चंडी मोड़ पर आई, हाईवे पर घात लगाए 2 आतंकियों ने बस को टारगेट किया। फायरिंग में बस के ड्राइवर को गोली लगी, उसका कंट्रोल बस से छूट गया, बस खाई में जा गिरी। इसके बाद भी आतंकी नहीं रुके, बस गोलियां चलाते रहे। हम ऑन रोड पे केवल एक ही को देखे थे, गोली जब सबसे पहले चलाते उसी को देख पाते क्योंकि हम आगे बैठे हुए थे। हाँ, उसके बाद में हम नहीं देखे कि गोली कहाँ से आ रही थी, क्योंकि बस नीचे गिर गई थी तो दिखा नहीं कि कहाँ से गोली आ रही थी। दर्शन करके जैसे हम वहाँ से निकले तो ठीक आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी पे कुछ जैसे फायरिंग होना था, ऐसा फटाके से छूटना शुरू हो गया और शीशे से फूट गए। और कुछ सेकंडों में हमारी गाड़ी खाई में चली गई। खाई में जाने के बाद में भी, नीचे गिरने के बाद भी कुछ सेकंड फायरिंग चली थी। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और फायर होता रहा। तब भी जो है 10-15 मिनट तक और फायर हुआ। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बस पर गोलियां चलाने वाले दोनों आतंकी पाकिस्तानी थे। इसमें एक का नाम अबू हमजा है, जो हमले से पहले जम्मू में एक्टिव था। बताया जा रहा है कि आतंकी हमजा जम्मू के राजौरी इलाके में काफी वक्त से सक्रिय था। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। हमने इसमें 5 टीम्स बनाई हैं और वो पूरा एरिया कॉम करते हुए नीचे की तरफ इसी पॉइंट पे आके मिलेंगी। मॉर्निंग से ही पीछे अरनास का एरिया जुड़ता है, रजौरी का एरिया जुड़ता है। सब जगह पे वो टीम्स एक गांव पे जाके, हर एक घर पे जाके वीडीजीज की है मदद के साथ, हमारी एसओजी की टीम के साथ ये कॉमिंग ऑपरेशन जो है सुबह से कर रही है। ऐसी खबरें हैं कि जम्मू कश्मीर में 112 दिन में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला सोची समझी साजिश है। आतंकवादी संगठन चुनाव से पहले यहाँ डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि निहत्थे भक्तों पर गोलियां चलाने का अंजाम उन्हें भुगतना होगा। सेना चुन चुन कर हिसाब पूरा करेगी। बड़ा सवाल है इस टाइमिंग का। एक तो हमने आपको बता दिया प्रधानमंत्री की स्वेरिंग इन, और दूसरा
अभी हाल ही में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के कई बिजनेस लीडर्स की तरफ से कहा जा रहा था कि भारत से बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए, जो सिचुएशन है उसको नॉर्मलाइज करना चाहिए। शायद पाकिस्तान की आर्मी द्वारा कंट्रोल्ड आतंकवादी इसी लिहाज से हाइपर एक्टिव हो गए हैं। अब सवाल खड़ा यह होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस को लेकर कुछ दिनों में बैठक होने वाली है, ऐसे संकेत हैं। क्या वो होगी इस हमले के बाद? रियासी हमले का मास्टरमाइंड आतंकी अबू हमजा की टेरर कुंडली अब आपको दिखाते। मां दुर्गा के भक्तों पर फायरिंग कराने वाला अबू हमजा लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर है। भारत में हुए कई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड रह चुका है। 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य आरोपियों की लिस्ट में इस आतंकी का नाम शामिल है। आतंकी अबू हमजा पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 लाख का इनाम घोषित किया है। यह आतंकी ज्यादातर पुंछ और राजौरी के जंगलों में सक्रिय रहता है। अब रियासी में हुए इस हमले के बाद अबू हमजा फिर से पुलिस की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ चुका। यहां से अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़। यहां बलौदा बाजार आज शाम को सुलग उठा। यहां हजारों की भीड़ ने उग्र प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ की, दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी, पथराव किया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हिंसा की ग्राउंड रिपोर्ट और वजह इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हजार की उग्र भीड़ ने जो कुछ किया उससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। हजारों की उग्र भीड़ बेहद हिंसक तरीके से आगे बढ़ रही थी। इनसे बचने के लिए पुलिस वाले भी भागते नजर आए। कुछ नहीं होना है, अगर किसी साथी को अपनी क्षति होगी तो हमारा ही भाई है। देखो, हमारा ही भाई है। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही थी, लेकिन कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। हजारों की भीड़ के आगे चंद पुलिस वाले उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह उग्र भीड़ लगातार कोहराम मचा रही थी। गुस्साए लोगों ने कलेक्टर दफ्तर में आग लगा दी। आग लगने से कई विभागों के दस्तावेज जलकर राख हो गए। आग ही लगा दिए बॉस। लोगों ने आधा दर्जन से ज्यादा बाइक और कारों को भी आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी इतने गुस्से में थे कि दमकल की 2 गाड़ियों में भी आग लगा दी और एक में तोड़फोड़ की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से कलेक्टर परिसर के चारों तरफ बैरिकेडिंग की थी, लेकिन लोगों ने उसे भी तोड़ दिया। इस घटना में कई पुलिस वालों के भी जख्मी होने की खबर है। इस मामले में सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। और अब देखते हैं न्यूज टॉप 9। मणिपुर के जिरीबाम जिले में सीएम एम बीरेन सिंह के काफिले पर उग्रवादियों का हमला, कई राउंड की गोलीबारी, पुलिस का 1 जवान और सीआईएसएफ का 1 जवान जख्मी। कश्मीर की रियासी में जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम कल हुए आतंकी हमले में गई थी 9 की जान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के साथ की मुलाकात। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत नेपाल में विकास कार्यों पर राष्ट्रपति मुर्मू ने की चर्चा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली में की गांधी परिवार से मुलाकात। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने शेख हसीना को गले से लगाया। कंगना रनौत के मामले पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। बोले कंगना ने कहा था पंजाब में बढ़ रहा है आतंकवाद, कंगना को पंजाब के बारे में ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। जनसेना पार्टी के चीफ पवन कल्याण पहुंचे नुक्कलम्मा मंदिर में पहुंचकर की पूजा अर्चना। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में अपने परिवार के साथ पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मंदिर में बैठकर लगाया ध्यान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विंटेज कार में जाते दिखे। मरीन ड्राइव से हाजी अली तक कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का किया इंस्पेक्शन। कल से आम लोगों के लिए खुला प्रोजेक्ट। मुंबई के कई इलाकों में तेज बिजली कड़कने के साथ झमाझम बारिश। अगले 5 दिनों तक महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। और आगे देखिए मोदी का तीसरा कार्यकाल, आ रहे हैं कितने ब्रह्मास्त्र, द पीएम फैक्टर।